बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सरफेस इंटीग्रल को पढ़ेंगे। जैसे हमने लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट किया था, इसी तरह हम सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं। तो लेट कर लें कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक सरफेस एस है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट एस बी द सरफेस। सो लेट जी, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सरफेस ले ली। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को आप पी कह दें या कुछ भी कह दें, और इस पॉइंट के अलांग हम क्या ले लेंगे कि वेक्टर फंक्शन ले लेंगे एफ। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन आ गया। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई जी बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन जी। एस को, ये जो एफ जो वेक्टर फंक्शन है, इसे हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन इस वजह से भी कहते हैं कि हमें एक पॉइंट के क्रॉसपॉन्ड में एक पूरा वेक्टर मिल जाता है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, इसके गिर्द आप क्या ले लें, कोई स्मॉल एलिमेंट ले लें डी एस। इसका मतलब यह है कि जो सरफेस है, इसका आप एक पैच ले लें, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लें या स्मॉल पॉट ले लें इसका, और उसको आप क्या कह दें, डी एस कह दें। और यहाँ पे आप एक वेक्टर ड्रा कर लें और उस वेक्टर को नाम दे दें एन वेक्टर, एंड एन वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि वी वांट टू कैलकुलेट द लाइन, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ फंक्शन अलोंग द सरफेस एस। कि हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लेना है वेक्टर फंक्शन एफ का ओवर द सरफेस एस। ओवर द सरफेस होगा, ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे लाइन इंटीग्रल के अंदर हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे ऑफ वेक्टर फंक्शन अलोंग द कर्व सी। but in here we want to calculate the surface integral, and surface integral is the integral of f over the surface s। कि हमने इस वेक्टर फंक्शन f का सरफेस इंटीग्रल लेना है ओवर द दिस सरफेस s। ओके, सो we choose the surface here is close, it may be open surface। कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने क्लोज सरफेस ही लेनी है, हम यहाँ पे ओपन सरफेस भी ले सकते हैं। अब ओपन सरफेस किस तरह की होगी, मैं उसकी अगर यहाँ पे ज्योमेट्री को ड्रा करूँ, देन द ओपन सरफेस इज लुक लाइक दिस। दिस इज योर ओपन सरफेस एंड दिस इज पॉइंट ds, and this is vector function f, and this is the n normal unit vector. So this surface is a open surface. The difference between open surface and closed surface is look like in geometry of these two figures. This is completely closed, the boundary, the surface is closed within the boundary। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सरफेस है, एक साइड से ये क्लोज है और एक साइड से ये क्या है, ओपन है। तो आप ओपन सरफेस ले लें, क्लोज सरफेस ले लें, किसी भी तरह की सरफेस आपके पास हो और आपने उसका सरफेस इंटीग्रल आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह कन्वेंशनली हम क्या करते हैं कि सरफेस की एक साइड को पॉजिटिव साइड कह देते हैं और एक को नेगेटिव कह देते हैं। अब ये जो मैं वर्किंग की है, जो इस साइड को मैं क्या कह देता हूँ, पॉजिटिव साइड कह देता हूँ, और इस साइड को क्या कह देता हूँ, नेगेटिव साइड कह देता हूँ। इसी तरह ये ओपन सरफेस है, तो इसकी इस साइड को हम क्या कह देते हैं,
कि ये पॉजिटिव साइड है। कन्वेंशनली इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये जो साइड है ये क्या है, पॉजिटिव साइड। सो अब हम सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल जिस तरह हमने लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट किया था, उसी डेफिनेशन को अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। लाइन इंटीग्रल के अंदर सिंगल इंटीग्रल आ जाता है, और क्योंकि ये सरफेस है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल आ जाएगा। फर्क इतना ही है, बाकी डेफिनेशन वो सेम ही है। So the surface integral of f over the surface S is defined as, so we write here surface integral of f, a vector function or vector point function over the surface S is defined as. So we define the surface integral as we take the component of surface integral of f over the surface S is defined as we take the component of f vector along the normal direction and unit vector. So surface integral of this vector function over the surface S is defined as the component of f along the normal. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू f डॉट n, क्योंकि f का कंपोनेंट हमने अलॉन्ग n लेना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f डॉट n बन जाएगा। और अब यहाँ पे n क्या है, m हमारे पास क्या है, सरफेस से अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन है। तो इन वेक्टर कैलकुलस वी नो दैट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू gradient of f over gradient of f magnitude। जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, ये किसके बराबर आएगा, ग्रेड ऑफ f ओवर ग्रेड ऑफ f मैग्नीट्यूड। f यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसको भी हम अलग से डिफाइन करेंगे, ये वाला फंक्शन नहीं है, वो अलग से एक रीजन होगा, सरफेस होगी, जिसको हम डिफाइन करेंगे जी। तो n बराबर आ गया ग्रेड ऑफ f ओवर ग्रेड ऑफ f मैग्नीट्यूड। सो ये तो हमने एक पॉइंट के ऊपर लिया, अगर हम बहुत सारे सरफेस के बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर ले लें तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन f डॉट एन यूनिट वेक्टर। और अगर हम कंटिन्यूसली पूरी सरफेस के ऊपर हम सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये जो समेशन है ये कंटिन्यूस सम में चला जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f डॉट n, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। ds हमारे पास क्या था, वो जो हमने स्मॉल पैच लिया था सरफेस का। अब ds को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो ds बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ds हमारे पास होगा dx dy ओवर n डॉट k यूनिट वेक्टर। तो ये ds की डेफिनेशन को भी आप नोट कर लें कि जो सरफेस डिफरेंशियल होगा हमारे पास, या डिफरेंशियल एलिमेंट ds जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा dx dy ओवर n डॉट k। n हमारे पास जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन है, और k जो होगा ये n के परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर k n के परपेंडिकुलर आ जाए तो n डॉट के जीरो हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो k भी क्या होगा, पैरेलल टू द n डायरेक्शन होगा। अगर हम x y प्लेन के अंदर x y z प्लेन के अंदर काम कर रहे हैं और हमारी जो सरफेस है वो x y प्लेन के अंदर क्लोज है,
तो फिर जो k होगा ये इस जो n के पैरेलल में आ जाएगा। इसको हम आगे जाके मजीद इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ डॉट, ये जो एन डी एस है इसको मैं डी एस वैक्टर भी कह सकता हूँ कि डी एस इज अ मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटी, एन उसके साथ कोई डायरेक्शन है तो इसको हम वेक्टर भी बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल की सॉरी सरफेस इंटीग्रल की हमारे पास नोटेशन आ गई है। बिल्कुल सिंपल सी है। जिस तरह लाइन इंटीग्रल के अंदर हमने उसमें सिंगल इंटीग्रल आएगा, ये सरफेस है तो इसमें डबल इंटीग्रल आ जाएगा, और सेम उसी तरह से ही ये डेफिनेशन काम करेगी, और इसको याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है जी। अब सरफेस इंटीग्रल की इसके अलावा हमारे पास और नोटेशंस भी हैं, जैसे लाइन इंटीग्रल की थी तो हम उन नोटेशन को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो अदर फॉर्म्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल इज जी, अदर फॉर्म में हमारे पास ये आ जाती है एक फॉर्म कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस एस है, इसका मतलब ये होगा क्लोज सरफेस है और एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। इसी तरह हमारे पास एक ये भी आ जाएगी, यहाँ पे वेक्टर फंक्शन नहीं आएगा बल्कि स्केलर फंक्शन आ जाएगा, तो फाई डी एस। और इसी तरह एक नोटेशन हमारे पास ये भी आ जाती है एफ क्रॉस डी एस। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ सरफेस इंटीग्रल है। In all cases, surface integral basically define the flux through S, कि सरफेस में से जो फ्लक्स का फ्लो है उसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है या इसको कैलकुलेट करना है। अब फ्लक्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो कोई फ्लूइड का फ्लो भी हो सकता है। if we want to calculate the flow of fluid along the surface over the surface, then we calculate the surface integral। वो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती हैं, वो कोई करंट का फ्लो भी हो सकता है। तो डिफरेंट इस तरह के जो फिजिकल फिनोमेना हैं उसमें अलॉन्ग द सरफेस अगर आपने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद अभी हम एक थ्योरम करेंगे और उस थ्योरम की मदद से हम ये देखेंगे कि हमने सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट कैसे करना है, इसको एवेलुएट कैसे करना है। उस थ्योरम के बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन की मदद से हम देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए अभी हम थ्योरम को लिखते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, और उस थ्योरम की स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे, और उसके बाद हम उस थ्योरम की स्टेटमेंट की मदद से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास थ्योरम क्या है, थ्योरम फॉर द evaluation of surface इंटीग्रल। तो ये थ्योरम हमें ये कहता है कि लेट R be the projection of the surface on the xy plane then surface integral is then surface integral f डॉट इसको आप ds भी लिख सकते हैं या n ds भी लिख सकते हैं। f डॉट ds इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन, एंड दिस इज इक्वल टू f डॉट ds की जगह हमारे पास आ जाएगा dx dy ओवर n डॉट k जी। तो इस थ्योरम की वजह से हम सरफेस इंटीग्रल
को एवेल्युएट करेंगे, इसमें हमारे पास ये होगा कि हम प्रोजेक्शन ले लेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन ले अपनी सरफेस की, आप वाई जी प्लेन के ऊपर भी ले सकते हैं। तो जब आप वाई जी प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो फिर यहाँ पे एन डॉट आई आ जाएगा, और अगर आप एक्स जी प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन डॉट जे आ जाएगा। तो ट्रिवियली या बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन ले लेते हैं जो हमारी सरफेस होगी, और इस डबल इंटीग्रल को हम एवेल्युएट करेंगे जिसके नतीजे के अंदर हमें सरफेस इंटीग्रल की कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना है, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि ये हमारी सरफेस है, और सरफेस की हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या ले लेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे। और इसमें एक बात और भी याद रख लें कि ट्रिवियली हम ये करते हैं, ये हमारा एक्स, ये वाई और ये जी एक्सिस होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इस वाले को वाई एक्सिस कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, एजी एक्सिस कहते हैं। ट्रिवियली या कन्वेंशनली हम इसी नोटेशन को, जितनी भी किताबें हैं, जितना भी लिटरेचर है, उसके अंदर इसी स्कीम को यूज किया गया है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर ये सरफेस है तो फिर इसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में कैसे होगी, यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन आ जाएगी, एक्स वाई प्लेन के अंदर इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो इस प्रोजेक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, अपने सरफेस इंटीग्रल को एवेल्युएट करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरफेस इंटीग्रल को कैसे हल किया जाता है। तो अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें हमने सरफेस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है, जबकि जो फोर्स फंक्शन है, जो वेक्टर फंक्शन है, वो हमें गिवन है f, और s इज द सरफेस एंड s इज द सरफेस इज द पार्ट ऑफ प्लेन। जो ये प्लेन है, ये सरफेस इसका पार्ट है, और प्लेन हमारे पास क्या है, 2x + 3y + 6z इज इक्वल टू 10 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अब ये ऑक्टेंट क्या होता है कि जब एक प्लेन को हम इसको हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं ना कि हमारे पास वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट है ना, जैसे हमारे पास ये एक रियल लाइन होती है, तो ये क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर हमारे पास प्लेन आ जाए, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह जब हमारे पास स्पेस आ जाती है जिसमें x, y और z एक्सिस आ जाते हैं, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो उस एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं, ऑक्टा से निकले। तो अब इसका एक फार्मूला भी होता है हमारे पास, वो ये होता है कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्या आपने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये 3 डायमेंशन है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसी तरह सरफेस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है, और जबकि हमें हमारी जो सरफेस है वो पार्ट ऑफ प्लेन है, और हमें वेक्टर फंक्शन क्या है, गिवन है, और वेक्टर फंक्शन क्या है, हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अभी जो हमने थ्योरम किया है इसको लिख लेंगे, और वो थ्योरम हमारा क्या था, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वी नो दैट एस सरफेस इंटीग्रल f डॉट डी एस वैक्टर कह लें आप, या एन डी एस लिख लें, ये एक ही बात है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने ये बताया हुआ था कि ये n ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है, तो इसका वेक्टर बनाया जा सकता है बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर। सो f डॉट डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, ये कोई प्रोजेक्शन r होगी, और ये आ जाएगा f डॉट डी एक्स डी वाई ओवर नॉर्मल यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इफ वी टेक द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। और ये बात भी मैंने बताई है कि ट्रिवियली हम प्रोजेक्शन को एक्स वाई प्लेन में ही लेंगे,
ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसके अंदर ना एफ फंक्शन हमें गिवन है, ये जो एन है इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि अपने नॉर्मल वेक्टर को निकाल लेते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का अगर आपको याद हो तो फार्मूला ये किया था, एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ अवर ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया जी। अब एफ हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास प्लेन होगा ये हमारे पास क्या होगा, एफ होगा। तो मैं यहाँ पे एफ को भी डिफाइन कर देता हूँ कि एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एफ आ गया, जिसकी हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बात की थी कि ग्रेड ऑफ एफ लेना है आपने। तो ये जो प्लेन होगा या जो सरफेस जो पार्ट ऑफ प्लेन होगी ये आपको फंक्शन गिवन होगा, तो उसका आपने क्या ले लेना है, ग्रेडियंट ले लेना है। तो अब इसका यहाँ पे हम ग्रेडियंट ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये डेल एफ या ग्रेड ऑफ एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, चले मैं इसे डेल एफ कह देता हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और ये सारा फंक्शन आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा i। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल y, ये सारा फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल z, और ये सारा फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं इसे डायरेक्ट करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इस सारे का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2i। जब आप इस सारे का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, ये भी 0, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव, और ये भी 0, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, तो प्लस 3y अलॉन्ग j यूनिट वेक्टर। और जब हम इस सारे को z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, और ये 6z बचेगा, तो ये आ जाएगा 6 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और अलॉन्ग द k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो यहाँ पे अभी हम क्या निकालते हैं, n यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। तो n यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ग्रेड ऑफ f, ग्रेड ऑफ f हमारे पास क्या आया, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसकी नीचे हमने क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड ले लेनी है। तो मैग्नीट्यूड ले तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 36 और 9 45 प्लस 4 49। तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। तो ये हमारे पास n यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 2i प्लस 3j प्लस 6k ओवर 7। तो ये हम इसको बॉक्स कर लेते हैं और हम इसको इस साइड पे भी लिख लेते हैं, n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k ओवर 7। तो ये हमने क्या निकाल लिया, n यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, n डॉट k चाहिए, फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है हमने। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, n डॉट k को निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, n डॉट k चाहिए, और फिर उसकी हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हम n डॉट k को निकालेंगे। तो देखें n हमारे पास मौजूद है, तो n डॉट k इज इक्वल टू, अब इस सारे का k के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमें ये पता है कि i का k के साथ डॉट 0 होगा, j का k के साथ डॉट 0 होगा, सिर्फ इस कंपोनेंट का बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ओवर 7, और k डॉट k जब आप लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो n डॉट k हमारे पास क्या आ गया, 6 ओवर 7। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, बल्कि हम इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, n डॉट k की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगी हमारे पास, 6 ओवर 7 होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड नोट पे, n डॉट k इज इक्वल टू 6 ओवर 7। तो ये हमने क्या किया, n डॉट k की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब हमने ये करना है कि अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में थोड़ी मिस्टेक हुई है, वो ये थी कि हमने यहाँ पे f डॉट n लेना था।
एफ डॉट एन, और डी एस की जगह क्या आ जाना था, डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के। मतलब अगर फार्मूले की इस नोटेशन को देखा जाए तो डी एस की जगह हमारे पास आ रहा था डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के, और एफ डॉट एन हमारे पास इसी तरह रहना था। तो इसको तो आप थोड़ा ठीक कर लें, क्योंकि हम किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये मिस्टेकनली मुझसे लिखा नहीं गया यहाँ पे, आप इसको करेक्ट कर लें कि यहाँ पे आएगा एफ डॉट एन, जैसा कि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर भी जो हमने फार्मूला ड्राइव किया उसमें एफ डॉट एन आना था। तो इसी तरह हमने एन डॉट के को भी फाइंड कर लिया। अब हमें एफ डॉट एन को फाइंड करना है, तो एफ डॉट एन को मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ एफ डॉट एन। अब देखिए हमारे पास एफ जो वेक्टर है वो गिवन है, वो क्या है, 18zi माइनस 12j प्लस 3y k। अब आप इसका डॉट ले लेंगे किसके साथ, n वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ। तो n यूनिट वेक्टर हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k ओवर 7 जी। तो अब i वाला i कंपोनेंट के साथ 1/7 को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ क्योंकि ये सबके साथ है। तो अब इसको करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a2 टाइम 36 z, फिर ये आ जाएगा माइनस 12 3 टाइम 36, ये आ जाएगा 36j प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 6 टाइम 18, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18, सॉरी ये j नहीं आएगा, 3 6 टाइम 18 एंड y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डॉट एन आ जाएगा। अब इसको हम मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, और वो ये होगी कि इसमें ना 6 कॉमन है, तो 6 को कॉमन लेने तो ये 6/7 हो जाएगा। तो जब 6 कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 6z प्लस 3y माइनस 6। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गया, एफ डॉट एन को हमने फाइंड कर लिया। इसको भी मैं उस साइड पे लिख लेता हूं, एफ डॉट एन इज इक्वल टू जी, तो ये आ जाएगा 6/7 6z प्लस 3y माइनस 6, 6 6 दा 36, 6 3 दा 18 एंड 6 6 दा 36 जी बिल्कुल। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डॉट एन आ गया जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इंटीग्रेशन को लेना है, और ये जो भी वैल्यूज हमने फाइंड की हैं हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो क्योंकि सारी वैल्यूज को मैंने साइड नोट पे लिख लिया है, तो इसलिए मैं इस सारे को रेज कर देता हूँ, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी हमें नीड भी नहीं है, हम उधर से वैल्यूज दे के लिख लेंगे। तो ये मैं सारी वैल्यूज को क्या करने लगा, रेज करने लगा हूँ जी। अब देखें हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा, सरफेस इंटीग्रल आएगा, वो इसके बराबर आएगा डबल इंटीग्रल प्रोजेक्शन आर एफ डॉट एन। एफ डॉट एन की अभी हमने वैल्यू निकाल लिया, तो इसको यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ 6/7 6z प्लस 3y माइनस 6, 6z प्लस 3y माइनस 6। ये एफ डॉट एन की वैल्यू लगा ली, डी एक्स डी वाई हमारा एज इट रहेगा, और एन डॉट के हमारे पास क्या आया था, 6/7 हमारे पास आ गया था जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, डबल इंटीग्रल इस 6/7 को मैं बाहर ले आता हूं, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 6z प्लस 3y माइनस 6 dx और dy। ये 6/7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/6, ये ऊपर जाके 7 हो जाएगा। तो फिर तो ये 7 इस 7 से कट गया, और ये 6 से इस 6 से कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डबल इंटीग्रल 6z प्लस 3y माइनस 6 dx dy।
जी, अब हमने क्या करना है, अब देख लें कि ये हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो dx और dy है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास z भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से z की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है और वी राइट द वैल्यू ऑफ z इन टर्म ऑफ x एंड y एंड पुट हेयर। सो डबल इंटीग्रल और अब ये 6z है तो यहाँ पे भी 6z आ रहा है, तो 6z की यहाँ से आप अगर वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, ये हमारे पास बन जाएगी -2x -3y प्लस 12। तो 6z की जो हमने वहां से वैल्यू लगा ली इन टर्म ऑफ x एंड y, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल है वो इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई है, और हमने अपनी प्रोजेक्शन ली हुई है, सरफेस की प्रोजेक्शन ली हुई है एक्स वाई प्लेन में। तो इसीलिए हमारे जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे वो एक्स वाई होंगे, वो जी नहीं हो सकता। इसीलिए हमने फिर जी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई सेपरेट कर ली वहां से और इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अब ये 6g की वैल्यू आ गई, प्लस आपके पास बकाया क्या बच गया, प्लस 3y -6, और यहाँ पे क्या आ गया dx dy। ठीक हो गया जी। अब ये आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रल प्रोजेक्शन आर, ये 3y और ये 3y क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ये +12 -6, तो ये हमारे पास 6 आ गया -2x, तो 6 -2x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx और dy। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमने जस्ट इस फंक्शन को, जो भी हमारे पास 6 -2x है, और इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जबकि हमारे पास डबल इंटीग्रल है, एक dx और एक y वेरिएबल में। तो यहाँ से जो असल काम है वो शुरू होता है, जो स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी काफी ज्यादा परेशान करता है, और वो ये है कि जो हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चूज करना होता है। तो यहाँ पे अभी हम सीखेंगे कि हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे चूज करना है। तो इसके लिए अभी हमें जस्ट इसकी जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास रीजन है, जो प्लेन है, जिसमें जो सरफेस इज द पार्ट ऑफ दिस प्लेन, तो इसी के अराउंड हमारी लिमिट्स घूम रही हैं, और इसी से हमने अपनी क्या निकालनी है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को निकालना है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो लिमिट्स हैं ये किस तरह कैलकुलेट होंगी। मैं ये इसको रेज कर दूंगा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। जी, तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो इंटीग्रल हैं इनकी लिमिट्स हमने निकालनी है, और फिर हमने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, dx से dy। इसको भी मैं रेज कर देता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास प्लेन था, ये हमारे पास प्लेन था, और हमने क्या किया कि प्रोजेक्शन को लिए एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब होता है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये ठीक बात है कि जो एक्स वाई प्लेन होगा इसका मतलब होगा z इज इक्वल टू 0, या अगर मैं बोलूं वाई जी प्लेन, तो वाई जी प्लेन का मतलब होगा x इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि एक्स जी प्लेन हमने लेना है, तो एक्स जी प्लेन का मतलब होगा y इज इक्वल टू 0। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रिवियली हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर अपनी सरफेस की प्रोजेक्शन को लेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई प्लेन में z क्या होता है, 0 होता है। तो फिर आप क्या कर दें, यहाँ पे z को 0 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। जी, तो अब अगर मैं इसकी स्लोप को ड्रा करना चाहूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दिस इज ओके। वी राइट लाइक 3y इज इक्वल टू
-2x प्लस 12 एंड y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 4। तो अगर मैं इसका स्केच ड्रा करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर लेता हूं। ये हमारे पास क्या है जी, इसको आप x कह लें और इसको आप क्या कह लें, y कह लें, और ये हमारा क्या आ गया, ऑरिजिन आ गया 0 0। तो अगर मैं इस फंक्शन को ड्रा करूं तो इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। हमें ये पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। m इज द स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो हम फिर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ग्राफ को ड्रा करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और अगर स्लोप नेगेटिव हो तो हम फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, ग्राफ को, लीनियर फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करते हैं। एक तो इसमें ये बात है। दूसरा सी क्या होता है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट, कि उसने सी में से क्या होना होता है, गुजरना होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा ऐसे। और ये जो हमारे पास आई है, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये बेसिकली आ गया लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और ये हमारा सारा क्या है, रीजन है। ठीक हो गया जी, ये हमारा सारा क्या है, रीजन। अब इसको देख के हमने क्या करना है, अपनी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम x की लिमिट्स निकालेंगे। जो x एक्सिस होगा उसमें y और z की वैल्यू 0 होगी। तो आप क्या करें, यहाँ पे y और z को 0 पुट कर दे। तो यहाँ पे एट x एक्सिस y एंड z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब y और z को 0 पुट करेंगे तो 2x हमारे पास आ जाएगा 12। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो x की हमारे पास लिमिट्स आएंगी वो आ जाएंगी 0 से 6 तक। x की जो लिमिट्स आएंगी हमारे पास वो क्या आ जाएंगी, 0 से लेके 6 तक। अब इसी तरह हमने y की लिमिट्स को निकालना है, लेकिन y की लिमिट्स हम इस तरह नहीं निकालेंगे कि y एक्सिस के ऊपर x और z 0 होता है तो y की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके 4 तक। ऐसे नहीं होगा, बल्कि देखें ये y पूरा है, ये पूरी इंक्लिनेशन इसके अंदर आ रही है। ये तमाम वैल्यूज और इस पूरे रीजन को हमने क्या करना है, कवर करना है। हमने सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू को हमने इसके अंदर कंसीडर नहीं करना, बल्कि ये पूरी जो हमारे पास इंक्लिनेशन आ रही है इस सारे को हमने क्या करना है, कवर करना है। जो y की जो लिमिट्स होंगी वो फिर 0 से लेके जी, वो फिर 0 से लेके जहां तक होंगी, जो हमारे पास इसको आप ये फंक्शन की वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3x प्लस 4। तो जो y की हमारे पास लिमिट आएंगी वो 0 से लेके -2/3x प्लस 4 तक आएंगी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अपनी जो इंटीग्रेशन है उनकी लिमिट्स को निकालना है। तो अभी हम देखें इन लिमिट्स का इस्तेमाल करके, इनको पुट करके अपने इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जी। तो फिर हमारे पास अब x की लिमिट्स क्या आई हैं, वो आई हैं 0 से लेके 6 तक। और जो y की लिमिट्स हैं वो हमारे पास क्या आई हैं, 0 से लेके -2/3x प्लस 4 तक हमारे पास लिमिट्स आई हैं। अच्छा, इसमें अब आपके पास अपनी चॉइस है। अगर आप इसको x की लिमिट्स को इन टर्म ऑफ y लिख लें तो फिर उसमें वेरिएबल आ जाएगा, और y की लिमिट्स को आप फिक्स कर लें तो आई थिंक वो 0 से 4 आएगी। और जो x की लिमिट्स आएंगी तो फिर अगर आप यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे तो आई थिंक वो -3/2y प्लस 6 आ जाएंगी। तो ये आपके पास अपनी चॉइस है कि आप जो वेरिएशन देना चाह रहे हैं वो x में देना चाह रहे हैं या y लिमिट्स में देना चाह रहे हैं। तो ट्रिवियली हम क्या करते हैं, इसी तरह करते हैं कि x की जो होती है उसको फिक्स कर लेते हैं और जो वेरिएशन देनी होती है वो y में देनी होती है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू एवेल्युएट द और कंप्यूटिंग द सरफेस इंटीग्रल, because students and teachers are mistake here when he takes the limit of integration.
तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से आपने क्या करना है, इसको टेक करना है। सो दिस इज 6 माइनस 2x एंड dx एंड dy। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है कि आप इसको पहले सॉल्व करें, इसको पहले सॉल्व करें। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो x वाला है 0 से लेके 6 तक, और ये आ गया 6 माइनस 2x, और dx और y की जो लिमिट्स हैं वो आप ऐसे कर लें 2/3x प्लस 4 dy। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा 0 to 6 माइनस 2x। अब y में जब आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट करेंगे ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2/3x प्लस 4dx। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक इंटीग्रल हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास सारा जो इंटीग्रल है वो इन टर्म ऑफ x है, और हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपको आता है, और ये बड़ी आसानी के साथ आप इनको मल्टीप्लाई करें। चले मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 0 से 6। तो आप इसको 6 को -2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -3 1 3 2 -4x आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 टाइम 24 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 4 और 4x स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8x dx। तो देख लें आप, इसको सॉल्व करना मजीद आसान हो गया। अब ये -4x और -8x को भी आप क्या कर लें, -12x कर लें, और इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, लिमिट्स पुट कर दें। और लिमिट पुट करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है। और मैं भी इसको कैलकुलेट करता हूँ, और मैं भी देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए ये बड़ी डिटेल एग्जांपल थी। आप जितनी ज्यादा एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट सरफेस इंटीग्रल को लेके ज्यादा क्लियर होगा। जितनी ज्यादा सिचुएशंस को आप देखेंगे, उतने ज्यादा आपके अंदर इस सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करने की एक्सपर्टी आएगी। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने लगा हूं। पहले एक तो आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर क्या है, और दूसरा मैं आपको एक क्वेश्चन देने लगा हूं। उस क्वेश्चन को उसमें आपने सरफेस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है, और एवेल्युएट करने के बाद आपने मुझे उसका आंसर बताना है। तो अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, और जो सरफेस है अगेन उसी तरह से सरफेस है आपके पास, और फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ये आपके पास इनक्लोज है। इसी तरह आपने प्रोजेक्शन थ्योरम का या एवेल्युएशन थ्योरम का यूज करना है, और इसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेनी है। और सबसे जो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे टेक करना है। और दूसरा, आप इसको थोड़ा चेंज करें। आप एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन ना लें, आप वाई जी प्लेन में प्रोजेक्शन ले लें, या एक्स जी प्लेन में प्रोजेक्शन लें, और फिर इसको एवेल्युएट करें, और फिर देखें कि आपके जो आंसर हैं वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर क्या सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास स्टोक्स थ्योरम आ जाता है, ग्रीन थ्योरम आ जाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।